फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एटम मॉडल। तो वेक्टर एटम मॉडल को समझने के लिए पहले आपको सभी मॉडल्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट समझना पड़ेगा और लास्ट में फिर वेक्टर एटम मॉडल किस तरह से आया है इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको कनेक्टिविटी समझनी है तो इस पार्ट को देखिएगा, अदरवाइज आप लगभग 6 to 7 मिनट बाद का पढ़ देखना शुरू कर दीजिए, वहाँ से आपको वेक्टर एटम मॉडल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बोर ने न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये कॉन्सेप्ट दिया था। और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए कोई भी चीज़ जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, उसकी ऑर्बिट के परपेंडिकुलर। आपको पता ही है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, तो R और P इन दोनों का को एक ही प्लेन में होगा तो L उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो L जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता ही है जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में होगी। तो बोर ने तीन पॉस्टुलेट दिए थे। जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो क्लासिकल था। सेकेंड पॉस्टुलेट उन्होंने क्वांटाइज लिया था। उन्होंने ये बोला था कि जो L है वो NH क्रॉस के इक्वल है। दैट मीन्स उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लिया था, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता भी चुकी हूँ। क्लासिकली L हर वैल्यू को ऑब्टेन कर सकता है, क्लासिकली L की हर वैल्यू होगी, लेकिन उन्होंने बताया कि वही ऑर्बिट परमिट होगी जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम H क्रॉस के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटम थ्योरी का इंट्रोडक्शन हो गया है एटम के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इस चीज़ को उस टाइम इतना ज़्यादा एक्सेप्ट तो नहीं किया गया था क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स भी इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, लेकिन हाँ, बोर ने उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की जा रही थी। जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइंस में लाइमन बामर ये सब पहले से ही ऑब्जर्व की जा चुकी थी, उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जीमन इफेक्ट में नॉर्मल जीमन इफेक्ट को क्लासिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, वो भी एक्सप्लेन, यानी ट्रिपलेट मिलता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बोर के मॉडल से एक्सप्लेन की जा सकती हैं और कई सारी सक्सेस भी मिली उन्हें ड्यूटेरियम की डिस्कवरी कर दी अपने मॉडल से। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम है उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को पार्शियली उन्होंने समझा दिया। लेकिन प्रॉब्लम आने लगी जब फाइन स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई, जब हाई रिजॉल्विंग पावर की स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया कि जो सिंगल लाइन है ना जो कि जनरेट होती है, जैसे आप विजिबल रीजन की बात करें तो बामन लाइन है विजिबल रीजन में, तो उसमें भी H अल्फा लाइन जो कि N इज इक्वल टू 3 से N इज इक्वल टू 2 में आती है, मोस्टली इसी की बात की जाती है। तो जब इसको देखा गया, ये रेड लाइन होती है एक्चुअली, जब इसको देखा गया तो ये इसके पास कुछ फेंट लाइंस थी, ठीक है। इन फेंट लाइंस की एक्सप्लेनेशन बोर के पास नहीं थी, इसीलिए उनके मॉडल में करेक्शन किया गया, कुछ चीज़ों को एक्सटेंड करने की जरूरत हुई जो चीज़ वो नहीं देख पा रहे थे। तो सोमरफील्ड ने उनके मॉडल को एक्सटेंड किया। उन्होंने प्रपोज किया कि जिस तरह सन के अराउंड प्लैनेट जो होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट रख के उन्होंने दो क्वांटम नंबर को क्वांटाइज किया। एक तो आर भी वेरी करेगी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और एक आर इससे पेरिहीलियन से हम ये वाला पॉइंट ना न्यूक्लियस के पास सेमी मेजर एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस होती है इसको आप पेरिहीलियन बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से आप आर का एंगल थीटा लेते हो, मेजरमेंट में मोस्टली हम यहीं से लेते हैं, ठीक है। तो ये भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, तो उन्होंने दो क्वांटम नंबर लिए, एक तो पी आर को क्वांटाइज कराया और पी थीटा को क्वांटाइज कराया, जिससे उनके पास दो क्वांटम नंबर NR H क्रॉस और NRH और KH, इस तरह से क्वांटाइज कराने पे दो क्वांटम नंबर जनरेट हुए और इन दोनों क्वांटम नंबर का सम इज इक्वल टू n के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिट के नंबर को बताता था, इसके इक्वल हुआ। अब k किसमें कई वैल्यू हो गई, 1 से स्टार्ट था ये, NR इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो मेनली जो ये k है ये एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है। तो फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान रखना है, इसको ही आगे यूज किया गया, ठीक है। ऐसा है सोमरफील्ड का जो ये मॉडल है ये बेकार नहीं गया,
आगे जब इस पे एक्सटेंशन हुआ तो इसको भी यूज़ किया गया, उसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट की थ्योरी को भी लिया गया, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ वेक्टर एटम मॉडल के लिए। तो यहाँ पे k जब एपियर हुआ और एक n के कॉरस्पॉन्ड k की कई वैल्यू है, जैसे मान लिया n इज इक्वल टू 3 है तो k की वैल्यूज हो सकती है 3, 2, 1, यानी कि a की ऑर्बिट जो कि बोर बता रहे थे कि n इज इक्वल टू 3 में a की शार्प सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन सोमरफेल्ड बता रहे थे कि 3 ऑर्बिट है, एक तो सर्कुलर है जो कि k इज इक्वल टू 3 और k इक्वल हो गई, और अगर k इज इक्वल टू 2 है तो इस तरह की ऑर्बिट हो गई इलिप्टिकल टाइप। ओके, k इज इक्वल टू 1 पे मोर इलिप्टिकल टाइप हो गई, तो ये इसके पास को आ जाएगा। और इसमें ये ध्यान रखना है कि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ तो सेम रहती है, ये माइनर एक्सिस कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इस वाली ऑर्बिट के लिए भी यहाँ पे ये आया तो इतना आगे बढ़ गया, इस ऑर्बिट में ये आया तो आगे बढ़ा देंगे। बात समझ में आए? तो मेजर एक्सिस तो सेम ही रहता है, माइनर एक्सिस कम होता चला जाता है, तो इस तरह मोर इलिप्टिकल होती चली जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, इनकी ये सारी ऑर्बिट जो आई एक ही क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्ड, उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया। एनर्जी कैलकुलेट करने पे RH अपॉन n स्क्वायर Z² की इक्वल आई, लेकिन ये तो बोर की ही एनर्जी के इक्वल है, दैट मीन्स कि कोई भी करेक्शन नहीं हो पाया। फाइन स्ट्रक्चर को सोमरफेल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने ही थ्योरी में करेक्शन किया कि जब इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट को देखिए तो जब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ गई ना ये ऑर्बिट, यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट को देखिए ये दूर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस से दूर है, और बोर के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है 10⁻⁶ ऑर्डर की होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब वो k इज इक्वल टू 1 इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में आएगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी, क्योंकि ये आपको पता है कि केपलर के लॉ से भी एरियल वेलोसिटी सेम होती है, दैट मीन्स उसको सेम टाइम में सेम एरिया कवर करना है। जब वो दूर जाएगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जब वो पास आएगा न्यूक्लियस की इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वो स्पीड इतनी हो जाएगी कि उसको आप रिलेटिविस्टिक थ्योरी में यूज कर सकते हो। रिलेटिविस्टिक थ्योरी कहाँ लगती है, जहाँ पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए वहां आप रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगाते हैं। तो अब यहाँ पे उन्हें रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगाई उन्होंने, और उस रिलेटिविस्टिक थ्योरी को लगाने के बाद उन्होंने जो एनर्जी की वैल्यू निकाली उसमें जो चेंज आया वो -RHc अपॉन n²Z², ये तो था ही पहले से, एक टर्म ऐड हो गई जो R⁴ Z⁴ अपॉन n⁴ n अपॉन k -3/4 के इक्वल था, जिसमें जो अल्फा की वैल्यू है वो E² अपॉन 2ε0 Hc के इक्वल थी, और अप्रॉक्सीमेट 1/137 इसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब एनर्जी में करेक्शन हुआ और ये टर्म ऐड हो गई, दैट मीन्स कि अब जो एनर्जी है वो बोर ऑर्बिट में k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी एनर्जी उसी हिसाब से चेंज होती चली जाएगी। दैट मीन्स अगर बोर का ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें 3 और एनर्जी लेवल है, जिसमें k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्ड 3 लेवल हैं जिनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत थोड़ा है। तो उन्होंने उन पे ट्रांजिशन रूल लगाया और सिलेक्शन रूल डेल्टा k इज इक्वल टू ±1 लगाकर दिखाया कि 3 लाइन मिलती हैं H अल्फा में। इस तरह से उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन बाद में और हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया कि ये लाइन 3 नहीं 5 थी, और ज़्यादा देखा गया 7 थी। वो आप जैसे जैसे फाइन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे। डिराक की थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 लाइन की एक्सप्लेनेशन हुई, फिर उसके बाद लैम्प शिफ्ट आया, उसके बाद 7 लाइन्स जनरेट हुई, किस तरह हुई वो सब हम फाइन स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि सोमरफेल्ड की रिलेटिविस्टिक थ्योरी से यहाँ पे आपको फाइन स्ट्रक्चर की पार्शियली इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, पार्शियली तो उन्होंने समझा दिया। अब सोमरफेल्ड की थ्योरी में थोड़ी सी ड्रॉबैक थे,
उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए वेक्टर एटम मॉडल दिया गया। ठीक है, क्या क्या कमी थी सोमरफेल्ड की थ्योरी की, इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए, एक तो सोमरफेल्ड जो है वो अपनी इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटिविस्टिक करेक्शन करने के बाद भी फाइन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझा नहीं पाए। वो एटम में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड, अगर एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के वेरिएशन को भी नहीं समझा पाए कि कितनी जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, तो उसको नहीं समझा पाए। नॉर्मली जब किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो अगर हम सोमरफेल्ड के या बोर मॉडल से उसको एक्सप्लेन करें तो ट्रिपलेट मिलना चाहिए। तो हाँ, कुछ एटम में ट्रिपलेट मिल भी रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ एटम में 7 लाइन्स मिल रही थी स्प्लिट होके, 6 लाइन मिल रही थी, 4 लाइन मिल रही थी। जैसे सोडियम की D1 और D2 लाइन तो आपको पता ही है ना, 2 लाइन मिलती है। तो ये जो D1 लाइन है वो 4 में स्प्लिट हो रही थी, ये D2 लाइन आपकी 6 में स्प्लिट हो रही थी। तो इस चीज को बोला एनोमेलस जीमन इफेक्ट, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट बिहेवियर हो गया। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में आपको एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जैसे D1 लाइन है उसकी 3 लाइन मिलनी चाहिए, एक जो D2 लाइन है उसकी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलनी चाहिए। इनको क्लासिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो 4 और 6 में डिवाइड हो रही है उसका क्या रीजन है, इस चीज को क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, या बोर और सोमरफेल्ड के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे ये भी शॉर्टकमिंग थी। इन सब जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी इंटेंसिटी में भी डिफरेंस था, कुछ ज्यादा इंटेंस थी, ज्यादा ब्राइट थी, कुछ डल थी। दैट मीन्स अगर क्लासिकली देखा जाए तो कुछ में तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, कुछ में एनर्जी बहुत कम है। और अगर क्वांटम मैकेनिकली देखा जाए कि कुछ ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो ज्यादा ब्राइट है, दैट मीन्स कि उन लाइन का ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइन से, और जो डल है उनमें वो ट्रांजिशन कम हो रहा है। ऐसा वेरिएशन क्यों है, क्यों उन पर्टिकुलर लाइन में ट्रांजिशन हो रहा है, वो क्या चीज है जो उसी ट्रांजिशन को प्रमोट कर रही है। तो ये सब चीजें थी कि जो कि सोमरफेल्ड के मॉडल से भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। तो यानी कि मॉडल में कुछ करेक्शन की जरूरत थी, कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो समझा नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से वेक्टर एटम मॉडल आया। फ्रेंड्स, वेक्टर एटम मॉडल किसी एक साइंटिस्ट की वजह से नहीं आया, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है। इसमें आपके रदरफोर्ड, बोहर, सोमरफेल्ड, गॉडस्मिथ, लैंड ब्लैक और स्टर्न और गर्लिच, सब साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने मिलके इस मॉडल को एक्सप्लेन किया है। और इसकी हेल्प से बाकी सब स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो एटम्स डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, डिफरेंट लाइन एमिट करते हैं, उन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो अभी हम इसके पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं वेक्टर एटम मॉडल के। फ्रेंड्स, सोमरफेल्ड ने जब इलिप्टिकल ऑर्बिट का ये कॉन्सेप्ट दिया, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, स्पेस में ऑर्बिट कैसे घूमेगी। देखिए, ये मान लिया न्यूक्लियस है, ये मैंने सिर्फ सर्किल बनाया है, ये ऑर्बिट नहीं बनाया है, ये मैंने ऐसे बनाया है, ये न्यूक्लियस है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड जैसे ही तेज होगी और वेरिएशन होगा स्पीड का, तो ये जैसे इस तरह से घूम रहा था ना, ऐसे आया, ऐसे करने के बाद ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे आएगी ऑर्बिट, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। तो ये इस तरह का पैटर्न देने लगेगी न्यूक्लियस के अराउंड। समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा और क्लियर, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है। तो इस तरह का पैटर्न हो गया है, तो इसको बोलते हैं रोसेट। यानी कि क्यों हुआ, जैसे ही न्यूक्लियस हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका वेरिएशन हो रहा है पूरी ऑर्बिट में, उसकी वजह से ये यहाँ पे इसका जो पेरिहेलियन है वो रोटेट करने लगता है एक सर्किल में। तो ये जो है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये पेरिहेलियन, ये सेमी मेजर एक्सिस है ना, ये रोटेट कर रहा है एक सर्किल की फॉर्म में। तो यहाँ से ये रोटेट करेगा। तो अब इसको कैसे वेक्टर एटम मॉडल में यूज किया गया, क्लासिकली ये सारी वैल्यूज ले सकता था, ठीक है, जैसे जैसे ये ऐसे आया तो सारी वैल्यूज लेनी चाहिए इसको,
फिर रोटेट करके पूरा आना चाहिए। लेकिन अब इसको में भी क्वांटाइजेशन रूल लगेगा। अभी तक आपने जो सोमरफेल्ड का मॉडल पढ़ा था वो 2 डायमेंशनल मॉडल था, ठीक है। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा वो 3D मॉडल होगा, तो इसीलिए उसके पास 3 क्वांटम नंबर होने चाहिए। इसके पास 2 क्वांटम नंबर थे, थीटा और आर के कॉरस्पॉन्ड। इसमें आपका थीटा आर तो है और तीसरा क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, स्पेशियल क्वांटाइजेशन या स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन में ये हुआ कि जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट रोटेट कर रही है तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही ये रोटेट करेगी। इसके लिए सारी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये चीज कैसे निकलेगी, देखिए जैसे ये आपका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस यहाँ है, अभी हम सर्कुलर वाली ऑर्बिट ले लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट भी तो एक होती है। तो देखिए ये आपका आर है और ये पी है, तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट प्लेन होता है, ठीक है। तो उसको हम एल को ऐसे तो दिखा नहीं सकते आउट ऑफ द प्लेन, तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। ये ऑर्बिट है आपकी, ये एल है, ये आर है और ये पी है। तो आर पी आपका नीचे ये वाला प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर एल हो गया, ठीक है। एल भी क्वांटाइज है, ठीक है। अब एल जब यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो एल का स्पेस क्वांटाइजेशन होगा। दैट मीन्स कि एल कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही, ये जो ऑर्बिट है ना एल की कॉरस्पॉन्ड कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले सकती है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, अब आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इसको समझने के लिए। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये हम अपनी चॉइस से जेड एक्सिस में ले रहे हैं, जिससे हमें समझाने में समझने में इस कॉन्सेप्ट को आसानी रहे। इसलिए हमने कहा कि मान लिया बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। अब मान लिया कोई ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की और इसमें ये एल है। जब एल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ये तो मान लो इलेक्ट्रॉन एटम पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने की वजह से एल जनरेट हुआ है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एल है ये जेड के अबाउट प्रिसिस करने लगेगा। ये तो आपको मैकेनिक्स में भी पता है ना, टॉर्क का प्रिसेशन पढ़ा होगा ना, टॉर्क का प्रिसेशन मोशन। उसमें क्या होता है टॉर्क में, जैसे ये क्या होता है आपका, ये है जैसे थोड़ा सा तिरछा होता है ये, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और एल इससे जब कुछ एंगल बनाता है थीटा, तो फिर क्या होता है ये इसके अबाउट प्रेसिस करना शुरू कर देता है। तो आप ऐसे ऐसे घूम के ऐसे प्रेसिस करना शुरू कर देता है। फिर वही कंडीशन इसमें आएगी। इसमें क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया और एल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ऐसे प्रेसिस करना शुरू कर देगा इसके अराउंड। अब जब प्रेसिस करेगा तो ये जो स्पेस में ऑर्बिट है उसकी क्वांटाइजेशन जो है वो पहला वेक्टर एटम मॉडल का रूल है कि स्पेस क्वांटाइज, क्योंकि एल क्वांटाइज है, एल इज इक्वल टू एन के एच क्रॉस के इक्वल है, ठीक है। जब एल क्वांटाइज है तो इसके बी के डायरेक्शन में एल जेड मान लो प्रोजेक्शन है, ठीक है। एल का बी की डायरेक्शन में एल जेड प्रोजेक्शन है, वो क्वांटाइज ही रहेगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही लेगा। तो हमने इसको स्पेस क्वांटाइजेशन बोला। तो इसको हम अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एल की वैल्यू है। तो एल अगर आपने इसमें बनाया है तो ऑर्बिट आपको ऐसे बनानी पड़ेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिखाना है। इसका प्रोजेक्शन एल जेड हुआ, ठीक है। एल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ऑर्बिट ऐसे हो गई। अब एल क्योंकि क्वांटाइज है, एल सारी वैल्यूज तो ले नहीं सकता है, तो वो तो एन एच क्रॉस के टर्म्स में लेगा। तो एक कंडीशन में मान लिया एल ऐसे आया, तो ऑर्बिट कैसे हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। एल क्वांटाइज है, जो ऑर्बिट है वो इसी तरीके से घूमेगी और बी के अराउंड प्रेसिस करेगी। ये तो हमने बताया कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि स्पेस किस तरह से क्वांटाइज है। जिस तरह यहाँ पे सोमरफेल्ड ने सारी वैल्यूज ले ली प्रिसेशन की, यहाँ पे जो स्पेस है वो क्वांटाइज नहीं है, सारी वैल्यूज ले सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस क्वांटाइज है,
एल जो है, एल के कॉरस्पॉन्ड जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट डिफरेंट ये वैल्यूज ही ले सकती है, जिससे एक LZ की वैल्यू आती है जो कि ml h क्रॉस के इक्वल होती है। अब ml क्या होता है? देखिए हमारा जो L है, एंगुलर मोमेंटम L, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होगा वो इज इक्वल टू √L इंटू L प्लस 1 h क्रॉस के इक्वल होता है, ठीक है, जिसमें L जो होती है वो ऑर्बिट की शेप के इक्वल होती है वो आपका K से कनेक्ट रहता है K-1। K की वैल्यू आपने बताई थी सोमरफेल्ड मॉडल में कि n इज इक्वल टू अगर 2 है तो K इज इक्वल टू 2 और 1 होगा, लेकिन यहाँ पे सोमरफेल्ड के थ्योरी में भी करेक्शन किया गया, जो L है वो आपका 0 और 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो ml की वैल्यू है वो प्रोजेक्शन बता रही है z एक्सिस पे, समझ रहे हैं आप? तो ml की वैल्यू आपकी 0 ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है ml इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्ड वो आपकी -1, 0 और 1 होगी। लेकिन ये वैल्यूज क्यों आई? देखिए ये जो एंगल है थीटा है और ml इज इक्वल टू होता है आपका L cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। तो इसीलिए ml की एक वैल्यू होगी +1 और एक वैल्यू होगी -1। ml की एक वैल्यू होगी +L और दूसरी होगी -L। लेकिन ये भी जंप जब करेंगे वो क्वांटाइजेशन में करेंगे, 1 क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्ड, यानी कि एक L-1, L-2 और 0 को इंक्लूड करेगा और वहां तक जाएगा, ठीक है, एक एक में जंप करेगी। तो ml की वैल्यू अगर L इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्ड निकाले तो ml कितना हो जाएगा? एक तो होगा 1 और एक -1, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, और बीच में क्या आ जाएगा? 0। आया समझ में? अगर L इज इक्वल टू 2 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? ये क्या होता है? L cos थीटा, तो ये हमारा 2 मैक्सिमम और -1 होगा cos थीटा की वैल्यू मिनिमम, तो -2, लेकिन इनके बीच में सारी इंटीजर वैल्यू लिखी है, एक एक का जंप करा के 0, -1 एंड -2, तो ये ml की वैल्यूज हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पेस क्वांटाइजेशन क्या हुआ कि ये ऑर्बिट ये प्रोजेक्शन ही दे सकती हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जो ऑर्बिट है वो जो प्रिसिस करेगी वो इस तरह से ही करेगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकती, और इनकी वैल्यूज प्रिसिएशन की डिपेंड कर रही है L की लेंथ के ऊपर। L डिफरेंट ऑर्बिट के लिए डिफरेंट होगा, उसी हिसाब से उनकी ऑर्बिट प्रिसिस करेंगी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। अभी तो हमने देखा स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। एक तो फर्स्ट तो वेक्टर एटम मॉडल में स्पेस क्वांटाइजेशन को रखा गया, सोमरफेल्ड मॉडल तो रखा ही गया, रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो है, उसके बाद स्पेस क्वांटाइजेशन हुआ कि जो ऑर्बिट है वो प्रिसिएशन के लिए हर वैल्यूज नहीं ले सकती हैं, उसका स्पेस क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रहा है ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, वो चीज समझ लिया आपने। सेकेंड कॉन्सेप्ट रखा गया स्पिन का। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही स्पिन का कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, ऐसे ही एकदम सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो गई, ठीक है। ये चीज प्रपोज की थी ऑर्लेनबैक ने एंड गॉडस्मिथ, इन दोनों ने मिलकर प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं था ये कॉन्सेप्ट रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत छोटा पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग कराई गई तो इसकी जो डायमेंशन निकली 10⁻⁻17 मीटर के अप्रॉक्स निकली। इतनी छोटी डायमेंशन पे ये चार्ज कैरी करता है, कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज इतना स्पिन करने के लिए उसकी जो वेक्टोरियल जो वेलोसिटी है, दैट मीन्स स्पिन करने की जो वेलोसिटी है, वो अगर कैलकुलेट की जाए तो वो आती है 10,000 ग्रेटर देन c, ठीक है।
यानी कि सी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक थ्योरी में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती है। लेकिन जब अगर इलेक्ट्रॉन जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जिसकी डायमेंशन इतनी है, अगर इतने चार्ज को कैरी करे और स्पिन करे, घूमे, ठीक है, तो उसमें जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो सी की 10,000 टाइम्स हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो पहली बात रिलेटिविस्टिक थ्योरी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। उसके दो पॉस्टुलेट हैं मेनली, वो जो मैंने बताए ही हैं, उसमें तो सी लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी चीज़ की वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब बोर्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स लगाई थी, उसे लगा के भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। तो लेनबेक एंड स्कॉट स्मिथ ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हुआ था, और उसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया? स्टर्न एंड गार्लेज, इन दोनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है तो उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। इसको आपने एस से रिप्रेजेंट किया और इसको आपने म्यू एस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये चीजें होने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई जिससे हम एटम के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाए। तो वेक्टर एटम मॉडल में स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिन, ये दो चीजें ही हैं। अभी हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिर से स्पेस क्वांटाइजेशन के। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर हम स्पिन को अच्छे से समझेंगे, फिर हम 4 क्वांटम नंबर जो कि एटम की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सकती है उसको पढ़ेंगे, एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, और इन कपलिंग के थ्रू किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है वो सब पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।